हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी नई यूनिट जो कि है डिस्कनेक्शन अप्रोच की। एमएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है। तो बेसिकली जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है ये एक एनालिटिकल अप्रोच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं उसके इजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। अगर हम सिंपली बोले तो यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल रियल सिंथेसिस का रिवर्स है। रियल सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक जो मॉलिक्यूल उसका सिंथेसिस करते हैं उसके स्टार्टिंग मटेरियल से। लेकिन इस डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। तो अब जब आपको पता लग गया कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है, अब हम देखेंगे डिस्कनेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से। तो जो डबल एरो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब हमें यहाँ पर बोन ब्रेकिंग को दिखाना होगा तो हम वहां पर विगली लाइन का यूज करेंगे, जो कि इस तरीके का साइन है। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर शो करना है कार्बन और कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। तो हम इसे डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर विगली लाइन भी शो करेंगे, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। थर्ड जो पॉइंट हमारा ये है कि जो बॉन्ड यहाँ पर टूटा है उसे हम क्या है, ये जो डबल एरो है उसके ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस प्रोसेस से वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसे हम इस एरो के नीचे की तरफ लिखते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिया है टारगेट मॉलिक्यूल। अभी टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है? टारगेट मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल होता है जिसकी सिंथेसिस प्लान की जाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और बायोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, हम इसी मॉलिक्यूल का वापस से सिंथेसिस करते हैं। तो टारगेट मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल हो गया जिसका सिंथेसिस प्लान किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्कनेक्शन के अंदर ये जो विगली लाइन है इसके थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना है। और इसी के साथ हमने इसको क्या है, इस डबल एरो के ऊपर भी शो कर दिया। इसके बाद में हमने इस एरो के नीचे वो वाली प्रोसेस शो की है जिसके थ्रू क्या है, ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो जनरेट किया जा सके। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये नाइट्रेशन के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो डबल एरो है उसके नीचे नाइट्रेशन लिखा है। अब जब हम इस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके की जो दो स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में होती है। अब ये जो कैटायन और एनायन होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं सिंथोन। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिंथोन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अब इन सिंथोन को स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, इन सिंथोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। अभी सिंथोन क्या होते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसे हम अभी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस एग्जांपल से सिर्फ इतना समझिए कि हम डिस्कनेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे इसके डिस्कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। तो अगर हम सेम मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उनका यूज करेंगे। इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हम क्या है, इस पर्टिकुलर जो हमने वहां पर टारगेट मॉलिक्यूल लिया था उसका सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है और उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो सिंथोन है वो क्या होते हैं। तो सिंथोन यहाँ पर फ्रेगमेंट होते हैं जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने के बाद में वहां पर जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटरमीडिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं सिंथोन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ पर सिंथोन है क्योंकि ये क्या होते हैं, एनायन और कैटायन की फॉर्म में होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो रिएजेंट होते हैं जो कि सिंथोन का फंक्शन है वो करते हैं, जो सिंथोन का काम है वो करते हैं। क्योंकि सिंथोन खुद क्या होते हैं, सिंथोन खुद होते हैं अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होंगे तो वो किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है, हमें उनकी पार्टिसिपेशन करने के लिए या फिर जो फंक्शन वो करते हैं उनको करवाने के लिए हमें क्या है, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है एक दूसरे रिएजेंट के अंदर जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसका हमने ब्रेक डाउन किया या फिर डिसोसिएशन किया। डिसोसिएशन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये दो तरीके के सिंथोन देखने को मिलते हैं जो कि कैटायन और एनायन की फॉर्म में है। अब ये अनस्टेबल है तो हमें क्या है, अब इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर जो कि एक स्टेबल स्पीसीज होती है और इन्हें हम यूज करते हैं सिंथेसिस के दौरान में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसके अंदर जो सिंथोन का फॉर्मेशन हुआ है उसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये दोनों है। अब इन दोनों का यूज हम करेंगे इस पर्टिकुलर जो टारगेट मॉलिक्यूल था उसी के सिंथेसिस के अंदर।
तो उसके सिंथेसिस के लिए हम यहाँ पर ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम करवाएंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन, तो जिसके बाद में हमें हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल या जो हमारा मेन मॉलिक्यूल था वो हमें मिल जाता है। अब हम एक चार्ट देखते हैं जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंथोन को और उसे किस तरीके से हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा सिंथोन और दूसरी तरफ उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिले तो वहां पर आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट के तौर पर उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा सिंथोन है वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अंदर आपको इस तरीके से जो सिंथोन है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हमें इस कार्बोकेटाइन की सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना हो तो हम यहाँ पर यूज करेंगे RX या फिर ROH। जैसे कि हमने यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लगाया, अगर हम यहाँ से OH को रिमूव कर दे तो हमारे पास जो बची हुई स्पीसीज होगी वो होगी ये कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या होते हैं, ये सिंथोन होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हमें इसे स्टेबल कन्वर्ट किया क्योंकि हमें क्या है, हमें इनकी जो प्रेजेंस है या फिर इनका जो काम है वो चाहिए था हमारी रिएक्शन के अंदर, इसी वजह से हमने इनको कन्वर्ट किया सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। इसी के बाद में जो हमारा सेकंड सिंथोन आता है वो है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन को आप किस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से या फिर सुपर ग्रिग्नार्ड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसे गिलमान या फिर फ्रैंकलिन जो रिएजेंट है उसके अंदर कन्वर्ट करके भी आप इन्हें सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ में कुछ और सिंथोन आपको देखने को मिलेंगे और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए और सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बाकी जो एग्जांपल हैं उन्हें भी आप देख लीजिए और इन्हें अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जिसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है FGI, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शंस लाइक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन की हेल्प से हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है हमें एक फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलती है एक पर्टिकुलर डिसोसिएशन के लिए। अगर हम वहां पर डिसोसिएशन परफॉर्म करवाते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो हमें वहां पर क्या है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलती। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को किसी दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसके डिस्कनेक्शन के बारे में हमें पता हो और हमारे लिए जो डिस्कनेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी इजी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है जिसका डिस्कनेक्शन हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करेंगे और इसे यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका करवाएंगे हम डिस्कनेक्शन। इसी तरीके से जो ये सेकंड एग्जांपल है वो भी शो कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका हमें डिस्कनेक्शन नहीं पता या फिर प्रॉपर जो प्रोसेस है डिस्कनेक्शन की वो नहीं पता, तो इसे हम क्या करते हैं, फिर से फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसे चेंज कर देंगे किसी दूसरे ग्रुप के अंदर और फिर उसके बाद में क्या है, इसका डिस्कनेक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको शो करिए डिस्कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर। तो जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो सिंथेसाइज करवाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये जो दो सिंथोन मिले हैं इन सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें मिलेगा उनका यूज करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के या फिर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करके हमने क्या है, फाइनली वो ही हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वापस से फॉर्म कर लिया जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज करते हैं। अब कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्टिंग इफेक्ट को भी चेंज कर, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको ये जो मॉलिक्यूल है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका डिस्कनेक्शन करवाया। डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में हमें ये वाले दो तरीके के सिंथोन देखने को मिल रहे हैं और इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है और ये मोर रिएक्टिव है तो इसके चांसेस है कि ये आगे भी रिएक्शन शो करेगा, यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीपल एल्काइलेशन देखने को भी मिल सकता है जो कि हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अमाइन की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज करेंगे जिससे कि हमें क्या है, लेस रिएक्टिव अमाइड मिलेगा और हमारे लिए जो डिस्कनेक्शन की अप्रोच है वो भी इजीली हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए एक बार और इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और इसी डिस्कनेक्शन का हम सिंथेसिस कुछ इस तरीके से करवाएंगे। तो ये बात होगी हमारे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की। बात करने वाले हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच के नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस।
इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जो कि है गाइडलाइन फॉर डिस्कनेक्शन। यहाँ पर हम कुछ ऐसी गाइडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर यूज की जाती है। तो हमारी जो सबसे पहली गाइडलाइंस है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो सब्सटेंट प्रेजेंट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन देखते हैं और उनको इस तरीके से डिसोसिएट करते हैं ताकि हमें वहां पर से क्या है, इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखेगा, इसके जो डिसोसिएशन करने के बाद में हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल को देखा और उसके कॉम्बिनेशन को चेक किया। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको डिसोसिएट किया है उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो कि हमें इजीली अवेलेबल मिल सकता है, ताकि जब हम सिंथेसिस करेंगे इसका तो हमारे लिए इजी हो इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको इसके सिंथेसिस के अंदर देखने को मिलेगा जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिले थे हमारे डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल वहां पर देखने को मिले थे उनका यूज करके हम वापस इस टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी सेकंड रिएक्शन है और इसका जो अगर सिंथेसिस की बात करें तो ये है उसका सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन सेकंड की। सेकंड गाइडलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट तरीके के सब्सटेंट लगे हुए हैं उनके बीच के अंदर रिलेशनशिप देखते हैं। फिर उसके बाद में उनको इस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं कि जब हम अगर वो रिवर्स प्रोसेस करें तो वहां पर जो सब्सटेंट की पोजिशन है वो प्रॉपर हमें मिल जाए जो कि उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल पर अभी है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रोपाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें इसके सेकंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन दोनों के बीच के अंदर रिलेशनशिप देखकर अब इन्हें इस तरीके से डिसोसिएट करना है कि जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो यहाँ पर जो टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर इन सब्सटेंट की पोजीशन है वही पोजीशन हमें उस पर्टिकुलर सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान भी देखने को मिले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिसोसिएट किया है नाइट्रो ग्रुप को। नाइट्रो ग्रुप के बाद में हमने यहाँ पर डिसोसिएट किया है इस प्रोपाइल ग्रुप को। फिर हमें इस तरीके की स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं मटेरियल को यूज करके इसका फिर से अगर सिंथेसिस करेंगे तो आपको सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिंथेसिस के अंदर हमने क्या किया है, हमारी जो डिस्कनेक्शन थी उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद में भी हमें क्या है, सब्सटेंट की वही पोजीशन देखने को मिल रही है जो कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट थी। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन जो कि है थर्ड गाइडलाइन की। थर्ड गाइडलाइन ये बोलती है कि किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का जब डिस्कनेक्शन करवाया जाता है तो हम सबसे पहले वो वाला ग्रुप डिस्कनेक्ट करवाएंगे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम उस प्रोसेस को रिवर्स करें तो हम ये जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसे सबसे लास्ट स्टेप के अंदर लगाते हैं। अब आप एग्जांपल के लिए ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको कुछ ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिल रहा है, मेथॉक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये आपको ब्यूटाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस थर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो रिमूव किया है वो किया है इस NO2 ग्रुप को। उसके बाद में हमने इसका इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाया है। तो जब हम इसका सिंथेसिस करवाते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम सबसे लास्ट स्टेप के अंदर ऐड करते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो आपको कुछ इस तरीके से शो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन 4 की। गाइडलाइन 4 ये बोलती है कि कभी कभी हमें डिस्कनेक्शन के अंदर FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सब्सटेंट के डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज कर देता है। एग्जांपल के लिए आप ये वाली रिएक्शन देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो CF3 था उसके अंदर हमने लगाया फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि हमने इस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज कर देना है। तो हमने किस ग्रुप के अंदर चेंज किया है, इसे चेंज किया है CCl3 के अंदर। फिर से हमने यहाँ पर क्या है, FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है। फिर हमने यहाँ पर क्या है, CH3 के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद में हमने आगे इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाया। जब आप इसका सिंथेसाइज देखेंगे तो आपको इस तरीके का सिंथेसाइज देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता है वो क्या करता है, सब्सटेंट की डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे गाइडलाइन 5 की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो और वो भी एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कनेक्ट होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे अमीनो ग्रुप का, जो कि एक डमी अमीनो ग्रुप होगा। और जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो ये जो डमी अमीनो ग्रुप है इसे हम रिमूव कर सकते हैं डायजोटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू या फिर रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। तो आप इसे समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं
हैं जो कि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है, और ये दोनों ही ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर FGI अप्लाई किया है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है। फिर इसके बाद में ये जो ग्रुप है ये चेंज हो जाता है NO2 ग्रुप के अंदर। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं एडिशन ऑफ डमी अमीनो ग्रुप, यहाँ पर हम डमी अमीनो ग्रुप का एडिशन करते हैं। फिर उसके बाद में आपको नाइट्रेशन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे ही हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो सिंथेसाइज की प्रोसेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो जो हमने डमी अमीनो ग्रुप वहां पर ऐड किया था उसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं डाइएज़ोटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो सिंथेसिस है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन 6 की। 6th गाइडलाइन बोलती है कि काफी सारे जो ग्रुप है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायजोनियम साल्ट, जो कि हमें मिल सकता है एरोमेटिक अमाइन से। इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एरोमेटिक अमाइन। इस एरोमेटिक अमाइन की हम रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl के साथ में। फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डायजोनियम साल्ट। अब इस डायजोनियम साल्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाकर अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuCN के साथ में तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CuCl के साथ में तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें ये डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल है ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको डिफरेंट तरीके के जो ग्रुप है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने 6th गाइडलाइन को फॉलो किया है और जो इस 6th गाइडलाइन से जो रिलेटेड सिंथेसिस है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और फाइनल गाइडलाइन की, जो कि है 7th गाइडलाइन। 7th गाइडलाइन बोलती है कि अगर 2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर हम जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करेंगे वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप क्या है, ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर हमें एक वाले पर क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एल्डिहाइड ग्रुप पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है और उसे CH3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में हमारा जो आगे का डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो होता है। इसके बाद में डिस्कनेक्शन के बाद में जो स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलते हैं वो है टोलुइन और NO2। अब हम इसका अगर सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टोलुइन, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे और इस तरीके की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें हमारा जो फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है। तो ये थी हमारी डिस्कनेक्शन को लेकर गाइड। बात करने वाले हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है 1 ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन और 2 ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर C कार्बन को डिनोट करता है और X डिनोट कर रहा है यहाँ पर किसी भी हेटेरो एटम को। ये हेटेरो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हुई CX बॉन्ड की। अब इस डिस्कनेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले CX बॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसे इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि जब हम उसकी रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म करें तो हमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल देखने को मिले, और इसी को हम बोलते हैं 1 ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड डिस्कनेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ती है जिसका हमें डिस्कनेक्शन करवाना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर आपको RX दिखाई दे रहा है। R डिनोट करता है किसी भी एल्किल चेन को या फिर एल्किल ग्रुप को और यहाँ पर X किसी हेटेरो एटम को डिनोट कर रहा है। जब हम इस कार्बन और इस X यानी कि हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से एनायन और कैटायन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सिंथोन बोलते हैं। इस तरीके का जो डिस्कनेक्शन होता है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं 1 ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन। इसके बाद में ये जो डिस्कनेक्शन है वो आपको जनरली देखने को मिलता है एसिड डेरिवेटिव के अंदर, अल्कोहल के अंदर, एल्किल हैलाइड के अंदर, ईथर, थायोईथर, अमाइंस, थायोल्स एक्सेट्रा, इन सभी के अंदर आपको 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो मान लीजिए हमने अभी ये बोला था ये आपको एसिड डेरिवेटिव के अंदर भी देखने को मिलता है। एसिड डेरिवेटिव के अंदर जब हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का तो हमें वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसे हमने किसी एल्किल चैन के साथ जोड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पर इनकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ में, ROH के साथ में या डिफरेंट तरीके के कंपाउंड के साथ में, तो हमें क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है और हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड, ये वाले जो कंपाउंड है वो देखने को मिलते हैं।
इसके बाद में आता है हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है डिस्कनेक्शन ऑफ ईथर। तो ये है हमारे पास ईथर और इस ईथर के अंदर आपको दो तरीके के सेंटर देखने को मिलते हैं। एक तो ये है sp3 सेंटर और ये है sp2 सेंटर। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड ज्यादा वीक होगा वो पहले टूटता है, यानी वो पहले ब्रेक होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर sp3 जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और हमें इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। और इस एग्जाम्पल के अंदर भी आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया है एक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद में, जिसके बाद में हमें इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलते हैं जिससे हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं। और वो इक्विवेलेंट क्या करते हैं, हम सिंथेसिस के दौरान यूज करते हैं। जैसे कि आपको इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमें दो सिंथोन देखने को मिले। इन सिंथोन से जो हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए हैं वो ये दोनों हैं। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं का यूज करके इसका सिंथेसिस करेंगे। अब सिंथेसिस के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूज करेंगे और वापस से जो हमारे वाला टारगेट मॉलिक्यूल था उसका फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमने ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है और ये वाला यहाँ पर लिया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल था उसका फिर से क्या कर लिया है, सिंथेसिस कर लिया है। इसके बाद में जो आपका थर्ड एग्जांपल है वो आपका डिस्कनेक्शन ऑफ थायोईथर। थायोईथर के डिस्कनेक्शन पर भी हमें वन ग्रुप डिस्कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और इसका जब सिंथेसिस करवाएंगे तो आपको इसकी रिएक्शन यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। तो ये बात होगी हमारे वन ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड डिस्कनेक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड डिस्कनेक्शन। इस डिस्कनेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं और उन दोनों फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप को रिमूव होने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के डिस्कनेक्शन को हम बोलते हैं टू ग्रुप कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड डिस्कनेक्शन। अब इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है और इन डिफरेंट पॉसिबिलिटी के बेसिस पर ही इस डिस्कनेक्शन को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर क्या है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी के बेसिस पर किस तरीके से हमने इन फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई किया है, तो हम वहां पर बोलते हैं वन वन डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, 1 2 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, 1 3 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और 1 4 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। इन चारों कैटेगरी के अंदर हमने इस पर्टिकुलर ग्रुप को डिवाइड किया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की। ये जो पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा एसिटल एंड कीटल के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिया है एसिटल। एसिटल के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, दूसरे वाले को यहाँ से रिमूव होने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपको इस एरो से शो हो रहा है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव होना जाता है, वाला जो फंक्शनल ग्रुप ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से रिमूव होने में हेल्प करेगा, जिसके बाद में हमें यहाँ पर डिस्कनेक्शन देखने को मिलता है। अब ये दोनों ही ग्रुप आपको सेम कार्बन पर लगे हुए दिखाई देंगे, इसलिए हमने क्या बोला है, इसको बोला है 1 1 डिसफंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो हमें इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। फिर उससे हम क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इनका यूज करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा जो कीटोनिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसका यूज किया हमने इसके सिंथेसिस के अंदर और इसका सिंथेसिस इस तरीके से करवाते हुए हमने फाइनली जो एसिटल था उसका फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये बात हुई हमारे 1 1 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की। उसी का दूसरा एग्जांपल है कीटल। अभी जैसे हमने एसिटल का 1 1 डिस्कनेक्शन देखा था उसी तरीके से कीटल भी परफॉर्म करता है, तो इसका भी आप सेम एसिटल जैसे बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है 1 2 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। अब यहाँ पर आपको ये 1 2 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके दूसरे कार्बन पर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हमने इसको बोला है 1 2 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। जिसके बाद में हम जब इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है और साथ में इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल की। अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दें किसी ग्रुप से तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। तो ये है हमारी रिएक्शन। साथ में अब हम इसका सिंथेसिस भी देख लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। जब इसके अंदर हमें 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन डिटरमाइन करना होगा तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इपोक्साइड्स का या फिर अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसे हम एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इपोक्साइड सिंथोन। ये है हमारा अल्फा हेलो कार्बोनिल सिस्टम। अब ये जो इपोक्साइड सिंथोन है ये इजी है कीटोएस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना, जिसके एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे।
और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो सिंथेसिस था वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है 1,3 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। ये आपको मेनली देखने को मिलेगा कार्बोनिल ऑक्सीडेशन लेवल पर, जिसके अंदर हम रिएजेंट के तौर पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं जो कि एज अ सिंथोन काम करता है, और वहां पर आपको माइकल एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें 1,3 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की, तो ये आपको देखने को मिलेगा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, साइनाइड्स के अंदर, नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, इन सभी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे और इसके थर्ड पोजीशन पर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच होता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे 1,3 डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे, और इन सिंथोन से आप ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से ये 1,3 डिसफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड देखने को मिलता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये वाला कंपाउंड, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल लेकर हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन अप्लाई किया, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर समझा था कि क्या होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर CN ग्रुप लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम परफॉर्म करवाएंगे 1,3 डिसफंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन। उसके बाद में आपको इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे जो कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद में जब आप इसके सिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे, तो आप इस रिएक्शन के अंदर इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए वापस से जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसी का आप सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ये वाला भी देख सकते हो। यहाँ पर भी हमने 1,3 डिसोसिएशन करवाया है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, और जब आप इसका वापस से सिंथेसाइज करवाओगे तो आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। हमारा MSc का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीमोसेलेक्टिविटी। हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच टॉपिक शुरू कर रखा है, और इस टॉपिक का ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कीमोसेलेक्टिविटी की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है। तो जब आप किसी रिएक्शन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप देखते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप तो आपको रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा, और जबकि दूसरा जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे कीमोसेलेक्टिविटी, और जो इसके अंदर रिएजेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। तो ये है कीमोसेलेक्टिविटी की डेफिनेशन। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। पर हमने कंपाउंड ले रखा है जिसके अंदर आपको कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे दो अलग अलग रिएजेंट के साथ में। सबसे पहला जो हमारा रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जबकि दूसरा जो रिएजेंट है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इन दोनों के साथ में हम इस कंपाउंड की अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे। मान लीजिए हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसने क्या किया, इन दोनों ही ग्रुप को रिड्यूस कर, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन इस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में करवाते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये क्या करता है, ये सिर्फ यहाँ पर कीटोनिक जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करेगा, जबकि ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एज अ सेलेक्टिव रिएजेंट यूज हो रहा है। मतलब इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस कर पाएगा और दूसरे वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिलेक्टिव है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, वो सभी तरीके के जो भी ग्रुप आ रहा है उस सबको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहा है, कुछ सिलेक्टिव जो ग्रुप है उन्हीं को ही रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस कंपाउंड के अंदर एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कीमोसेलेक्टिविटी के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उन कुछ गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहली जो हमारी गाइडलाइन आती है वो आती है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले रिएक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है, और इस कंपाउंड के अंदर आपको ये जो कार्बन होगा ये sp3 कार्बन होगा और ये वाला sp2 कार्बन होगा। अब आपको पता है जो sp3 कार्बन होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू sp2 कार्बन के। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद में आपको कुछ रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिलेगी।
तो ये है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फिनोल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेथिल क्लोराइड, जिसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाई गई है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हुए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसी का दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की आपको ये वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो इसे आप पॉज करके एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा। और इसी रिएक्शन का आपको सिंथेसिस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस सिंथेसिस के अंदर हमने क्या किया है, इस सिंथेसिस के अंदर हमने पैरासिटामोल का फॉर्मेशन किया है। तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट गाइडलाइन की। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड गाइडलाइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी की सेकंड गाइडलाइन की। कीमोसेलेक्टिविटी की सेकंड गाइडलाइन बोलती है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिएक्ट कर सके तो वहां पर क्या हो जाता है, कंपटीशन आ जाता है। और कंपटीशन किसके अंदर आएगा, वो आएगा उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर और उन स्टार्टिंग मटेरियल से जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर। तो इस कंपटीशन आने की वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन है वो इजिली नहीं हो पाती है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन इजिली हो तो वहां पर हमें स्टार्टिंग मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टिव हो, तभी वो जो रिएक्शन है वो इजिली हो पाएगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इस वाले एग्जाम्पल के अंदर देखिए और यहाँ पर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसका सबसे पहले हम करवाएंगे डिस्कनेक्शन। जब हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास सिंथोन बनेंगे और ये दो बनेंगे हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आपको एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा फोस्जीन गैस, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है। और यहाँ पर आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है ये आपको 2 बार रिएक्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद में हमने बोला था कि अगर 2 बार रिएक्ट हो रहा है तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा लेना चाहिए ताकि वो क्या है, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्टिव हो। जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस करवाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिल रहा है और सेकंड है ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस फर्स्ट वाले प्रोडक्ट से, तो इस वजह से क्या है, ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो इजिली हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल कम रिएक्टिव होता और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा रिएक्टिव होता तो हमारी जो रिएक्शन है वो इजिली नहीं होती। तो यही बात बोली गई है हमारे सेकंड गाइडलाइन के अंदर। इसी का जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है अमाइन। अमाइन से हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करके यहाँ पर इमाइन का फॉर्मेशन किया है, जिसके बाद में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होते हुए आपको ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के सिंथेसिस को देखें तो आपको इस तरीके से इसका सिंथेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने लिया है अमाइन और इस तरीके से जो इसकी रिएक्शन होते हुए आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो फिर से बनता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड गाइडलाइन की। थर्ड गाइडलाइन बोलती है कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर 2 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस्ड होगा। अगर हम वहां पर कोई सिलेक्टिव रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो दोनों ही रिड्यूस नहीं होंगे। तो इसे हम अगर एग्जांपल से समझे तो हमने यहाँ पर देखा है ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको 2 NO2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। जब हम ये सिलेक्टिव रिडक्शन करवाते हैं इसका तो आपको सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा NH2 के अंदर। तो इस एग्जाम्पल से आप इजिली थर्ड गाइडलाइन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ गाइडलाइन, जो कि फोर्थ गाइडलाइन हमें बोलती है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनके अंदर से क्या होगा, अगर वहां पर एक इक्विवेलेंट रिएजेंट प्रेजेंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला जो कंपाउंड लिया है इसके अंदर आपको 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर रिएजेंट का सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही जो OH है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से हम हमारी फोर्थ गाइडलाइन को इस एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ गाइडलाइन की। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोलता है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर 2 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और अगर हम वहां पर उसका डेरिवेटिव यूज करेंगे तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही बार रिएक्ट करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम वहां पर उसका डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसका एक ही फंक्शन ग्रुप यूज होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर लिया है थैलिक एसिड और थैलिक एसिड के अंदर आपको ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है थैलिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सिर्फ इसका एक ही जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने कीमोसेलेक्टिविटी को अच्छे से डिस्कस किया और उसकी गाइडलाइन को भी समझा। जो हमारा एमएससी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच को, और डिस्कनेक्शन अप्रोच का ये है पार्ट 5, और इस पार्ट 5 के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की, जिसे हम अम्पोलंग भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है।
तो आपको पता है कि जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करवाते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिंथोन का, जो कि एक कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज होती है जब हम पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं या फिर उनकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तब। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको किसी भी सिंथोन की पोलैरिटी रिवर्स होती हुई दिखाई दे उसकी एक्चुअली रियल पोलैरिटी से, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर एक टारगेट मॉलिक्यूल है जो कि अपने सिंथोन के अंदर कन्वर्ट होता है, और उस सिंथोन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज देखने को मिलती है। अब मान लीजिए जो वहां पर कैटायन बनना था वो क्या बना है, वहां पर एनायन बन गया, और जिसे वहां पर एनायन बनना था वो वहां पर कैटायन बन जाता है। तो इस तरीके की वहां पर क्या है, आपको उनकी पोलैरिटी के अंदर रिवर्स देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं अम्पोलंग। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, सिंथोन की बात हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो रिएजेंट जो कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट, और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएक्शन। तो आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि अम्पोलंग या फिर जिसे हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी बोल रहे हैं वो क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको सिंथोन के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको सिंथोन के जो सेंटर्स है अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब यहाँ पर जब हम रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, अगर कोई सिंथोन रिवर्स पोलैरिटी शो करता है तो उसे हम बोलेंगे अम्पलंग सिंथोन। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल का आपको यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब इन सिंथोन के अंदर क्या होगा, ये जो आपका सिंथोन होगा वो आपका कौन सा होगा, अम्पलंग सिंथोन होगा, और ये आपका नॉर्मल सिंथोन देखने को मिलेगा। अब इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो जब कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होगा तो इस पर क्या आएगा, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो यहाँ पर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके की पोलैरिटी का कोई भी रिवर्स नहीं हो रहा है। इसे हमने बोला है नॉर्मल सिंथोन। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इस सिंथोन की, तो इस सिंथोन के अंदर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए और इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, कि ये वाला जो कार्बन है वो लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। तो इसी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए और इसके जो पास वाला कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, जैसा नॉर्मल के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कार्बन पर आ रहा है पॉजिटिव। अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला कार्बन है वो नेगेटिव पोलैरिटी शो करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां पर पॉजिटिव आना चाहिए था वहां पर उस कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो इस वजह से हमने इस सिंथोन को बोला है अम्पुलंग सिंथोन। और इसी के साथ में जब हम इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं, और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं इसके सिंथेसिस के अंदर। तो आपको वापस ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बात कर रहे थे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अम्पलंग रिएजेंट्स के एग्जांपल की कि कहां पर हमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल है इपोक्साइड, 1,3 डाइथाइंस, साइनाइड्स, एल्काइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं एग्जांपल अम्पोलंग रिएजेंट के। अब अगर हम इनको एग्जांपल को थोड़ा और एक्सपेंड करके देखें और इनके जो रिएक्शन है और सिंथेसिस को देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल आएगा वो आएगा इपोक्साइड। यहाँ पर हमने इपोक्साइड को लिया है एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने एक इपोक्साइड का जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसे लिया है और यहाँ पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करते हुए हमें ये दो तरीके के जो सिंथोन है वो देखने को मिलते हैं। इन दोनों सिंथोन के अंदर हमें जो ये वाला सिंथोन देखने को मिलेगा वो अम्पोलंग सिंथोन है, या फिर इससे जो बनने वाला रिएजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, अम्पोलंग रिएजेंट बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का तो हम इसके सिंथेसिस की रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बात होगी हमारी इपोक्साइड की। नेक्स्ट जब हम देखने वाले हैं 1,3 डाइथाइंस की। 1,3 डाइथाइंस के अंदर भी आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी और इस रिएक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को शो कर रहा है। तो 1,3 डाइथाइन का जो डिसोसिएशन अप्रोच है वो आगे इस तरीके से रिएक्शन की फॉर्म में शो होगा और इसका जो सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इसके बाद में वो आता है साइनाइड एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर जो साइनाइड है वो यहाँ पर एज ए अम्पोलंग रिएजेंट यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर।
और उस रिएक्शन का सिंथेसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आएगा वो है एल्काइन। यहाँ पर हमने एल्काइन को लिया है एज ए अम्पोलंग रिएजेंट, जिसके बाद में आपको इसका सिंथेसिस और इसकी रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमारा जो नाइट्रो ग्रुप था वो भी क्या है, एज ए अम्पोलंग रिएजेंट ही काम में आता है। तो यहाँ पर आपको उसका सिंथेसिस और उसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो आप इन एग्जांपल्स को ये वीडियो पॉज करके और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। और अगर आपको इस वाली वीडियो या फिर इससे पहले वाले वीडियोस की जो भी नोट्स है उनकी पीडीएफ चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर जो हमारा साइक्लाइजेशन रिएक्शन है उस टॉपिक की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लाइजेशन रिएक्शन की और यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है ये क्या होती है। तो ये एक तरीके की रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपको ओपन चेन कंपाउंड से साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पर ये जो साइक्लिक रिंग होगी वो देखने को मिलेगी 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मेंबर रिंग। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट स्टेबल साइक्लिक रिंग की, तो वो आपको देखने को मिलेगी 5 और 6 मेंबर रिंग, क्योंकि इन 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर आपको लेस रिंग स्ट्रेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बात हुई हमारे साइक्लाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है डिलसॉल्डर रिएक्शन का। डिलसॉल्डर रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइइन और डाइनोफाइल। यहाँ पर हम इन ओपन चेन कंपाउंड से सिंथेसिस करने वाले हैं साइक्लिक रिंग का। तो जब हम डाइइन और डाइनोफाइल की डिलसॉल्डर रिएक्शन शो करते हैं जिसके अंदर हमें 4+2 साइक्लाइजेशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देती है वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद में हमें यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग का एक कंपाउंड दिखाई देता है जो कि स्टेबल होता है। यहाँ पर हमने जो ओपन चेन कंपाउंड लिया है वो है डाइइन और डाइनोफाइल। अगर मान लीजिए ये जो डाइनोफाइल है इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और ये जो डाइइन है यहाँ पर अगर इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, तो अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो इस वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अभी हमने बात की डिलसॉल्डर रिएक्शन के थ्रू साइक्लिक रिंग के फॉर्मेशन की। अब हम देख लेते हैं इसका रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि इसके सिंथेसिस का रिवर्स। तो जब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इन रिएक्टेंट की तरफ जाना हो तो हम कुछ इस तरीके से रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, इसका हमने क्या करवाया, रेट्रो डिलसॉल्डर रिएक्शन करवाई है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर डाइइन और डाइनोफाइल देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी रेट्रोसिंथेसिस। इस तरीके का एक दूसरा एग्जांपल भी है जिसकी रिएक्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी और इसका जो सिंथेसिस होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बात हुई साइक्लाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल की। अब हम देखते हैं कि जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लाइजेशन रिएक्शन को डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई दो फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकती है। तो अगर वहां पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले फैक्टर से, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो स्पेसीज यानी कि वो जो दो फंक्शनल ग्रुप थे वो किसी शॉर्टर चेन के द्वारा सेपरेट है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो अगर वो 6 मेंबर से कम है। लेकिन अगर मान लीजिए उन दोनों के बीच के अंदर 6 एटम से ज्यादा की चेन प्रेजेंट होगी, वहां पर कंपटीशन होगा इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के अंदर, जो कि उसके जो यील्ड है उसको अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए जो रिएक्शन है जिसके अंदर हमने रिएक्शन ऑफ डाइएस्टर दिखा रखी है विद सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में, जो हमें देता है साइक्लोपेंटेनोन। और ये जो साइक्लोपेंटेनोन है इसकी यील्ड क्या होती है, लगभग 80% आपको देखने को मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकमान कंडेंसेशन। तो हमारा जो पहला फैक्टर था उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर है हमारा स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उनकी रिएक्शन करने के लिए वहां पर क्या है, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए उनके ऑर्बिटल्स की, ताकि हमें हमारी जो फेवरेबल रिएक्शन है वो मिल सके। अगर वहां पे किसी भी तरीके से ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती है तो वो क्या होगी, वो रिएक्शन या तो स्लोली होगी या फिर वो पॉसिबल ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर के अंदर एक माइन्यूट स्ट्रक्चरल चेंज भी क्या करता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये दोनों रिएक्शन देखिए, इन दोनों रिएक्शन के अंदर आपको सेम रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पर आपको रिएजेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको प्रोडक्ट डिफरेंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाई देने का जो रीजन है वो है इसकी स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर आपको छोटा सा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है, वो है इस पर्टिकुलर बॉन्ड का। और इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है।
तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हमारे जो रिएक्शन है, जो कि हमें डिजायर रिएक्शन चाहिए, उसके लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है वो है रिंग स्ट्रेन। अब इस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर रिंग साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसके अंदर रिंग स्ट्रेन पाया जाएगा। जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा वो जो रिंग है उतनी ही लेस स्टेबल होगी और मोर रिएक्टिव होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो रिंग का साइज छोटा होगा तो उसके अंदर उतना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा वो जो रिंग है उतनी ही अनस्टेबल होगी, और जितनी कम अनस्टेबल होगी वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग होती है वो लेस स्टेबल होती है 5 और 6 मेंबर्ड रिंग से। और वहीं अगर हम ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेन देखें तो ऑर्डर ऑफ रिंग स्ट्रेन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर 3 और 4 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल दिखाई देगी, या फिर आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखाई देगी। और ये रिएक्टिव किस वजह से है? क्योंकि इनके अंदर रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3-4 मेंबर के अंदर, फिर आपको 7 और 8 मेंबर रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आपको इन दोनों से कम दिखाई देगा 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन। तो जब 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन कम है तो इसका मतलब क्या है? ये जो रिंग होती है ये स्टेबल होती है। तो ये वो फैक्टर थे जो कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे एमएससी के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है अमाइन सिंथेसिस। इस वीडियो में हम अमाइन सिंथेसिस अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसे हमने कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड के साथ में उस वक्त क्यों डिस्कस नहीं किया, तो आज हम जानेंगे कि अमाइन सिंथेसिस के अंदर क्या अलग है। तो अब तक हमने बात की थी डिस्कनेक्शन अप्रोच की, और जनरली हमने वहां पर बात की थी कार्बन और किसी हेटेरोएटम के बॉन्ड को बीच से ब्रेक करने की, जिसके बाद में वहां पर डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करके वहां से हम क्या करते हैं? सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करते, जो कि बाद में जाके उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर सिंथेसिस के अंदर यूज होता है एज अ रिएक्टेंट। तो जब भी हम CX डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो इसे हम यूज करते हैं ईथर और सल्फाइड के अंदर। लेकिन ये वाले जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसके अंदर हम इस अमाइन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इस अमाइन को यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे जाके एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट कर लेता है और हमें देता है क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड साल्ट। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास ईथर। ईथर के बाद में जब आप इसका बॉन्ड डिसोसिएट करोगे तो आपको इस तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। इन सिंथोन के आपको इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। जब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं अमाइन के ऊपर तो हम अमाइन के साथ में क्या करते हैं? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होते हुए हमें जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या होता है? एल्किल हैलाइड, जिनका यूज हम करते हैं एज अ रिएक्टेंट जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर अमाइन की कंडीशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होने के बाद में हमें मिलता है 1 डिग्री अमाइन और एल्किल हैलाइड। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन होता है जब हम इससे क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का वापस से सिंथेसिस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? 1 डिग्री अमाइन और एल्किल हैलाइड। यहाँ पर जो हमने हैलाइड लिया है वो लिया है मेथिल आयोडाइड। तो जब हम इस मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं अमाइन के साथ में तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है फर्स्ट प्रोडक्ट। और ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इससे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है? ये रिएक्ट कर जाता है इस पर्टिकुलर मेथिल आयोडाइड के साथ में, और हमें आगे इस तरीके से रिएक्शन शो करते हुए ये देता है क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड साल्ट। तो इस तरीके की हमें आगे साइड चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। लेकिन ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमें साइड चेन रिएक्शन देखने को मिलती है जो कि अननेसेसरी यहाँ पर होती है। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो स्टार्टिंग मटेरियल से, यानी कि हमें इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो ही हमेशा मोर रिएक्टिव रहे, ना कि फर्स्ट प्रोडक्ट, और हमें किसी भी तरीके की कोई साइड चेन रिएक्शन देखने को नहीं मिली। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं? जो अमाइन का सिंथेसिस है वो कुछ इस तरीके से करवाते हैं। ये आप इसका फर्स्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है जहां पर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ में आपको सेकंड और थर्ड एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं अमाइन और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर अमाइड देखने को मिलता है जो कि लेस रिएक्टिव स्पीसीज होती है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से। थर्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती हुई दिखेगी जहां पर आपको प्रोडक्ट इमाइन देखने को मिल रहा है। इमाइन भी क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है इसके स्टार्टिंग मटेरियल से। तो इन दोनों की वजह से हमें इसके अंदर कोई भी साइड चेन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी और हम अमाइन सिंथेसिस इजिली कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ अमाइन सिंथेसिस भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमने डिफरेंट रिएक्टेंट का यूज करके उन्हें डिफरेंट रिएजेंट के साथ में ट्रीट करके और यहाँ पर सिंथेसिस किया है प्राइमरी अमाइन को। तो ये था हमारा अमाइन सिंथेसिस। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।